महिला राखवाकरण बिल पास ना होने ते पीएम मोदी ने देशदियां महिलावां तो मंगी माफी। बोले विरोधियों ने नारी शक्ति वंदन बिल दी कीती भरूण हत्या। अद्धी आबादी का अधिकार खोण वालियां नूं मिलेगी इस पाप की सजा। हदबंदी बिल ते पीएम मोदी का दो टुक जवाब। बोले डीलिमिटेशन बिल ते झूठ फैलाउण दी कीती गई कोशिश। इस दे नाल नुकसान नहीं बल्कि सारे सूबे की वधनी सी शक्ति। अकाली दल पुनर सुरजीत ने अमृतपाल की पार्टी नाल मिलाया हथ। 2027 तो पहला गठजोड़ का ऐलान। मनप्रीत अयाली बने दोवां पार्टियां की तालमेल कमेटी के कन्वीनर। विवादां चल रहे कुरुक्षेत्र के NIT वालों अचानक होस्टल खाली करने के हुक्म। 4 स्टूडेंट की खुदकुशी तो बाद विद्यार्थियों को की गई है छुट्टी। बीते दिनी एक होर विद्यार्थी ने की खुदकुशी की कोशिश। करनाल च जमानत से बाहर आए कतल के मुलजम का मर्डर। शरेआम गोलियां मार के उतारिया मौत के घाट। बाइक सवार बदमाशा ने छाती सिर ते बांह च मारियां गोलियां। हरियाणा च स्कूली बच्चों के बैगों का भार तय। हुण 1 तो 1.5 किलो के होने के पहली दूजी क्लास के बच्चों के बस्ते। सिक्ख्या विभाग वालों हुक्म जारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ते होर वधिया तणाव। 2 भारतीय जहाज़ों ते फायरिंग की खबर। फायरिंग तो बाद वापस परते दोवें जहाज़। MBA ने ईरान राजदूत नूं कीता तलब। अप्रैल ने ही गर्मी के कट्टे वट। पंजाब च 40 डिग्री तो टपया तापमान। बीते दिनी 81 डिग्री सेल्सियस नाल सब तो गर्म रहा बठिंडा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरबाज सिंह पन्नू। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, क्योंकि 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ तालमेल कमेटी बना के गठजोड़ का ऐलान किया गया। मनप्रीत अयाली इस तालमेल कमेटी के कन्वीनर होने उन्होंने नियुक्त किया गया। पिछले लंबे समय तो दोहां धड़ियां च गठजोड़ दी चर्चावां चल रही सन। इस विचारे एक पहला पंथक गठजोड़ कहा जा सकता है 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ तो पहला, क्योंकि 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ लैके जो चोण बिगल है वध चुका है। सारिया सियासी पार्टियां लगातार प्रचार कर रही हैं, लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ रैलियां की जा रही हैं सारिया पार्टियां वालों। तो इस विचाले हुण दोहां पार्टियां विचाले गठजोड़ हो गया। पहला पंथक गठजोड़ इसनूं कहा जा सकता है। साडे सहयोगी विनेश कटारिया जुड़े हुए हैं। विनेश, ਜ਼ਾਹਰ तौर पर 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जिथे सारिया सियासी पार्टियां पब्बा पार ने, तो एक पहला पंथक गठजोड़ भी सामने आ गया है। बिल्कुल गुरबाज, एक नवा ही कॉम्बीनेशन देखने को मिला कल पंजाब की सियासत विच, जदों अकाली दल वारिस पंजाब दे अते श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत की एक मीटिंग हुई अमृतसर विच। उन्हां दीयां तालमेल कमेटियां वल्लों मीटिंग करके इन्हां वल्लों पंथक एकता तालमेल कमेटी बनाई गई, जिसका कन्वीनर मनप्रीत सिंह अयाली नूं लाया गया। ते ये पोस्ट की जिहड़ी जानकारी है अकाली दल दे जिहड़े मनप्रीत सिंह अयाली आ उन्हां वल्लों ही फेसबुक से पा के दित्ती गई। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਬਾਜ जी विनेश, इसनूं इस तरह भी देखा जा सकता है कि 2027 ਲਈ भी किते ना किते दोवें पार्टियां ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਜ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ जी गुरबाज जी विनेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी लिए। ਜ਼ਾਹਰ तौर पर श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत श्रोमणी अकाली दल वारिस पंजाब के दोहां पार्टियां वालों ਜ਼ਾਹਰ तौर पर गठजोड़ कर लिया गया है, क्योंकि 27 तो पहला अजिहियां कई तस्वीरां सामने आउंदियां ने जदों कि पार्टियां आपस च हत्थ मिलाउंदियां ने। ते इस विचाले हुण 2 पार्टियां वालों एक तालमेल कमेटी बना के गठजोड़ कर लिया गया है, जिसनूं कहा जा सकता है कि 2027 ਲਈ ਦੋਵੇਂ पार्टियां किते ना किते तैयार।
पीएम मोदी ने देश ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਟਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ गई है। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा। इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से
कभी भी रोक नहीं पाएंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक प्रचारक के नाते वो बोल रहे हैं। और मैं पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? नेशनल टीवी पे जाके जो असत्य बोले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, 10 बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जितने बार कांग्रेस का नाम लिया है पीएम, उतने बार महिला का ये नहीं बोले हैं। अब गिनती करिए, कांग्रेस कांग्रेस जपते हैं कांग्रेस को। और ये नारी शक्ति बिल कहाँ थी? ये तो है ही नहीं। ये तो 2023 में हो गई थी। बिल लागू है, हिम्मत है, इतना प्रेम है, इतना अभिमान है, इतना मान है, ये सब आप बोल भ्रूण हत्या हुआ है तो दे दीजिए ना। लोकसभा में जितने लोग हैं आपके, हटाइए और दे दीजिए रिजर्वेशन। ये जो आने वाले इलेक्शंस में आपके पार्टी से कितने महिला लड़ेंगे मैं देखूंगी। आज कितना लड़ रहे हैं सब देख रहे हैं। ये तो कानून बन गया था 2023 में। अब इन्होंने नारी वंदन ये करके, जब ये फेल हो गया, इसकी आड़ में डिलिमिटेशन करके सबकी सीटें खाना चाहते थे कि पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें। 1996 में जब ये आया था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने मुखालफत की थी उसकी? मोदी जी का सपना नहीं है, ये राजीव गांधी का सपना है। और महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। बहुत बड़े देने वाले हो ना तो 543 के अंदर 2/3 बहुमत के लिए साथी होगा ना, तो आप सबके साथ बैठ करके चर्चा करके क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? सबके साथ बैठिए, चर्चा करिए, फिर करिए। आप चुनाव के बीच में क्यों सत्र बुला रहे थे? क्या वजह थी आपको इतनी जल्दबाजी की? हमने तो मना नहीं किया। हमने तो कहा था कि आप नए सेंसस के बाद इसे लागू कर दीजिए। सरकारी पैसे पे प्रधानमंत्री के इवेंट चलते हैं। मन की बात ही होती है, मन की बातें ही हो रही है। मन की बात कभी पूरी भी करिए लोगों के। अपने मन की सब करेंगे, दूसरे के मन की सुनेंगे भी नहीं। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ NIT, ਜਿਸ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ
लगातार सुसाइड हो रहे ने। लगभग हुण तक 4 विद्यार्थियों वालों खुदकुशी की गई है। कल भी एक विद्यार्थी वालों खुदकुशी की कोशिश की गई। 5वीं मंजिल तो छाल मारन की कोशिश की गई, हालांकि उसनों मौके तो बचा लिया गया। हालांकि इस विचाले जो स्टूडेंट्स ने उन्हों का गुस्सा फुलता हुआ नजर आ रहा है। अपने होस्टलों तो बाहर निकल के उन्होंने वालों एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। पर इस विचाले वड्डा सवाल यह है कि हुण जिथे एक पासे नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी विवादां च घिरी हुई है, तो उत्थे हुण होस्टल खाली करने के हुक्म जारी हो गए हैं। तो बिल्कुल साढ़े सहयोगी अशोक यादव जुड़े हुए हैं। अशोक, एक बड़ी कार्रवाई, होस्टल खाली करने के हुक्म जारी कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो एनआईटी में जो स्टूडेंट अभी हाल में ही दीक्षा ने सुसाइड किया था, उसके बाद ये एनआईटी प्रशासन ने हॉस्टल खाली करने के जो आदेश दिए हैं, इसको लेकर बाकायदा जो एनआईटी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर ब्रह्मजीत, उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट की समस्याओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले हर छात्र को एक फैकल्टी मेंबर से जोड़ा गया है। वो फैकल्टी मेंबर उस छात्र से नियमित बातचीत करेंगे। अगर कोई उन्हें समस्या आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और दीक्षा जो आत्महत्या मामला था, उसके बाद जो एनआईटी के डायरेक्टर हैं वो मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने खुद माना है, कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों का समय जो सोशल मीडिया पर बीत रहा है, इससे उनकी अकेलापन बढ़ रहा है। परिवार और दोस्तों, टीचर से बातचीत कम हो गई, पढ़ाई पर उनका जो असर पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए प्रशासन पेरेंट्स से सीधा संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और एनआईटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बाकायदा उस आरोप को भी नकारा है जिसमें प्रोफेसर बच्चों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं 15-20 दिन से जो हॉस्टल जा रहे हैं और लगातार बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं और इन समस्याओं का हल करने के लिए तीन स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं। और लगातार कहीं ना कहीं फिलहाल अभी जो फैसला लिया है, 4 तारीख तक हॉस्टल को बच्चे खाली करके जा रहे हैं और 5 मई से इनके आने की कहा गया है कि उस आदेश में की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो अब 5 मई को हॉस्टल खुलेंगे और कॉलेज खुलेगा। 5 मई को एग्जाम होगा तो बच्चे वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं चिंता भी है कि जो बच्चे दूर दराज के हैं वो कैसे अपने घर जाएं, वो भी डर रहे हैं। कई बच्चे फॉरेन के रहने वाले हैं, दुबई है, मस्कट है, क्योंकि दुबई क्राइसिस चल रहा है, तो वो बच्चे भी डर के साए में हैं कि हम इतनी दूर कैसे जाएं। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी कोई ना कोई कहा है कि अभी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। कुछ ना कुछ 1-2 दिन के अंदर जो एनआईटी प्रशासन है वो फैसला ले सकता है। जो बाहर के बच्चे हैं, फिलहाल जो दूसरे राज्यों के बच्चे हैं, उनको कहा गया है कि वो हॉस्टल से खाली करके जाएं। तो अब ये बड़ा फैसला एनआईटी प्रशासन लिया। 5 मई को दोबारा हॉस्टल खुलेगा और 5 मई को उनकी परीक्षाएं होंगी। जी जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸਟਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐਨਆਈਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ घटना ते इस मामले की जांच की जाएगी। हम ना सतत प्रयास कर रहे हैं। हमने पहला प्रयास ये किया था कि हर एक स्टूडेंट के साथ एक फैकल्टी को मैप करें और वो उससे बात करेगा। उसकी प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर और भी कोई समस्या है तो वो हम सुलझाएंगे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि कई बार ना कुछ बच्चों का ऐसा भी नज़र आया है कि वो पेरेंट्स से काफ़ी कम बात होती है उनसे, तो वी आर ट्राइंग कि उनका पेरेंट्स के साथ भी संवाद बना रहे। तो ये मेजर्स हम ले रहे हैं कि हम हर एक बच्चे तक इंडिविजुअल, हमारे यहाँ 6000 बच्चे हैं, तो हमारी अब प्रयास है कि हम हर एक बच्चे तक पहुँचे और अगर उसकी कोई समस्या है तो हम उसका समाधान निकालें। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਂਦਰ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2019 ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ सूरज ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो बिल्कुल साढ़े सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक बड़ी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं एक बड़ी गैंगवार भी देखने को मिल रही है।
देखिए, बिल्कुल जब ये पूरी वारदात हुई तो शाम का समय था और उसके बाद खुद करनाल के जो एसपी हैं नरेंद्र बिजरानिया वो मौके पर पहुंचते हैं। सूरज नाम बताया जा रहा है इस युवक का जिसके ऊपर गोलियां चली हैं और मौके पर ही दम तोड़ दिया था क्योंकि चेहरे पर, छाती पर और हाथ पर गोलियां लगी थी। 3 बाइक सवार बदमाश आए थे और मौके से फरार हो जाते हैं। मकसद हत्या करना ही था उनका, लेकिन कौन थे, कहां से जुड़े हुए हैं, कहां से हथियार लेकर आए और किस दिशा में गए, ये पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए खंगाल रही है। ग्रामीणों से भी बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है ताकि जल्द से जल्द हथियारों को पकड़ा जा सके। जो सूरज है वो एक मर्डर के केस में जेल में बंद था, अभी जमानत पर बाहर आया हुआ था और ऐसे में अब उसकी हत्या कर दी गई है। पहले परिवार के लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने समझाया, बताया और उसी के बाद आज सूरज का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें तमाम चीजें साफ हो पाएंगी और इसी बीच पुलिस तमाम सबूत भी जुटा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। जी माचू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दा। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। ये लड़का एक गरीब परिवार से था, तो जैसे इसको गोली लगी ये डेथ हो गई इसकी। अभी वहाँ इसको कल्पना चावला में लेके, वो पहले लेके गए थे हॉस्पिटल में, तो वापसी बच्चे थे ले आए, अभी वहाँ उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। बाकी हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सारे पहलुओं से काम कर रहे हैं, इसमें जो भी रंजिश भी हो सकती है, अभी की भी हो सकती है या कोई और भी बात हो सकती है, सारे पहलुओं से जांच करें। अभी जांच स्टार्ट हुई है। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ MEA ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 20% ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, LPG ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬੈਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਜੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ 4 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰ ਜੋ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।